फ़िलहाल हमदर्द स्टडी सर्कल में ही अध्ययनरत था और मेरी स्कूलिंग भी नवोदय विद्यालय से भी जो 6 से लेकर 12 तक उसमें काफ़ी कम आर्थिक बोझ पड़ा। ये प्रतियोगी परीक्षा है और इस प्रतियोगी परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें। सफलता का केवल यही एक मानक नहीं है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएँ। अगर इस बात को ज़हन में रखकर तैयारी करेंगे तो तनाव कम है। मेरी जो पढ़ाई की शैली रही वो ट्रेडिशनल तरीके से रही। मैंने थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कम इस्तेमाल किया है। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अगर आजकल देख रहे होंगे कि टैबलेट्स का इस्तेमाल करके जो टैब्स आती हैं, हाईटेक टैब्स होती हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उनके माध्यम से बच्चे हाईटेक तैयारी कर रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अध्ययन में कर सकते हैं तो करें। यदि आप उसमें सुविधाजनक आपके लिए नहीं है तो आप जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, जो किताबें हैं उनके साथ तैयारी कर सकते हैं, वो भी अगर आपके पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 20 पेज में मटेरियल है, तो आप प्रयास करें कि एक पेज में आप उसका एक तरह से सार उसका इकट्ठा कर लें, निचोड़ इकट्ठा कर लें और जो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएँ उसको एक बार देख लें ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन-सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। 69 बीपीएससी का रिजल्ट आया है और मनोवर हुसैन साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको सीमांचल डायरी की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि अभी जो बीपीएससी 69 का रिजल्ट आया है, आपकी क्या रैंक है और आप कौन-सा पोर्टफोलियो को होल्ड करेंगे? ये जैसा कि सबको पता है कि इंटीग्रेटेड बीपीएससी हुआ था। इसमें वित्त प्रशासनिक सेवा जो बिहार फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें 17वां रैंक 17 रैंक प्राप्त हुआ है और वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मुझे योगदान देने का अवसर मिलेगा। तो ये जनरल कैटेगरी से है या रिजर्व कोटा से? जी, मेरा सौभाग्य रहा कि ये अनारक्षित कोटे से ही मेरा चयन हो गया है। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो बहुत सुदूर इलाका है, ग्रामीण परिवेश से लोग अब उनकी अपब्रिंगिंग होती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होता नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन भी लोगों की उतनी अच्छी होती नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस को आपने दूर करने के लिए क्या किया? निश्चित रूप से चुनौती तो होती है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी-सी समस्या रहती है। लेकिन चूँकि हमारे परिवार का समर्थन था जो मुझे इस बात का इल्म है कि हर बच्चे को नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके लिए जैसे नवोदय विद्यालय हैं या फिर और भी जो सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली संस्थाएँ जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो फ़िलहाल हमदर्द स्टडी सर्कल में ही अध्ययनरत था और मेरी स्कूलिंग भी नवोदय विद्यालय से भी जो 6 से लेकर 12 तक उसमें काफ़ी कम आर्थिक बोझ पड़ा और मेरे परिवार ने उसके बाद जो दिल्ली में रहन-सहन और पठन-पाठन का जो खर्च है वो बेहतर तरीके से उठाया, तो मैं अपने आप को इस मसले में सौभाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तरफ देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? मतलब कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए उनको? मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा उसको दिशा पता होनी चाहिए कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसे मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। बहुत लोग इसे अपना जीवन और मरण का सवाल बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षा है और इस प्रतियोगी परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें। सफलता का केवल यही एक मानक नहीं है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएँ। अगर इस बात को ज़हन में रखकर तैयारी करेंगे तो तनाव कम आता है क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है। अगर 69 बीपीएससी की बात करें तो लगभग 1.5 वर्ष का ये काफ़ी लंबा अंतराल रहा आखिरी परिणाम तक। तो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए और परिपक्वता से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। अच्छा, सिलेबस की बात अगर मैं करूँ तो काफ़ी वेग है, काफ़ी पढ़ना होता है। तो इसको सिंक्रोनाइज़ कैसे कर पाते हैं? मतलब बच्चा फ़ोकस्ड क्या हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो उनको जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं उनको देखना चाहिए और उनके आधार पर रणनीति बनानी चाहिए कि कौन से विषय में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यदि बिहार के संदर्भ में हम चर्चा करें तो जैसे इतिहास है, बिहार का विशेष जो पोर्शन होता है वो है और भी साइंस है। ये एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पर अगर वो कार्य करें तो बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो वैसे सब्जेक्ट्स को चुनें जिसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ होता है। हर विषय में बहुत सारी किताबें हैं तो हर विषय का कोई एक किताब ही पढ़ें और उसे बार-बार पढ़ें तो ये निश्चित रूप से परिणाम देने में मदद करता है। अच्छा, रिसोर्स की बात मैं करूँ क्योंकि आज के डेट में आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के दौर में बैठे हैं। यहाँ पे यूट्यूब भी एक बड़ा रिसोर्स है। एआई, चैट जीपीटी आ गया। तो ये सब क्या सपोर्टिंग टूल्स आप कंसीडर कर सकते हैं? क्या करना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करता है। मेरी जो पढ़ाई की शैली रही वो ट्रेडिशनल तरीके से रही। मैंने थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कम इस्तेमाल किया है। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अगर आजकल देख रहे होंगे कि टैबलेट्स का इस्तेमाल करके जो टैब्स आती हैं, हाईटेक टैब्स होती हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उनके माध्यम से बच्चे हाईटेक तैयारी कर रहे हैं।
तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अध्ययन में कर सकते हैं तो करें। यदि आप उसमें सुविधाजनक आपके लिए नहीं है तो आप जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, जो किताबें हैं उनके साथ तैयारी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर है। यानी आप कह रहे हैं कि बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मेरी व्यक्तिगत धारणा ये है कि जब तक मैं किताबें नहीं करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थोड़ा कम मैं अपने आप को सुविधाजनक पाता हूँ। अच्छा और बताइए कि जो बच्चे अभी क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, काफ़ी लोगों ने पास किया है और काफ़ी लोगों ने पास नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने पास नहीं किया है। तो अब वो बच्चे तो थोड़ा-सा होता है ना कि नेगेटिव प्रवृत्ति आ जाती है या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, जैसे हज भवन में हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस के लिए गए थे, तो उनमें से कुछ ही प्रतिशत बच्चों का हो पाता है और मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि मेरा चयन हुआ है। तो उन सभी लोगों के लिए केवल इतना संदेश है कि ये जीवन का एक सवाल होता है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल होता है, लेकिन इससे आपकी जीवन निर्धारित नहीं होती है। और भी बहुत सारे अवसर होते हैं, उन अवसरों पर ध्यान दें। और तनाव निश्चित रूप से होता है, कोई दुःख होती है, कोई तकलीफ होती है। जैसे व्यक्तिगत रूप से अगर हम अपने बारे में बताएँ, तो हमारे घर में 2 दिन पहले आपको पता होगा कि एक दुखद घटना भी घटित हुई है। हाँ, आपके चाचा तैयब जी, साहब। उनका इंतकाल भी हुआ, तो वो भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था। तो सफलता, असफलता यही केवल जीवन नहीं है, जीवन इससे ऊपर भी है। तो हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पेरेंट्स को भी बच्चों को बताना होगा कि आप सेलेक्ट नहीं भी हों तो आप घर वापस आ सकते हैं। बहुत सारे और भी एवेन्यूज़ हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं। तो उन बच्चों को तनाव से बाहर निकालने में पेरेंट्स की बड़ी भूमिका मुझे लगती है। अच्छा, जब आपके बारे में मैंने सुना तो कुल्हिया डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा, जियाउल कमर साहब उसको रन कराते हैं। तो वहाँ पे ये सबसे पहले मैंने वहीं पे मैसेज पढ़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन तो पहले हुई नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि आपके चाचा मासूम साहब हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हम पॉलिटिक्स करते हैं। सरवर साहब आपके फादर हैं, जी। जो जनता दल में पहले थे, अब राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लीडरों में उनकी गिनती आती है। जी। तो मैं हमेशा ये मेरा जो परसेप्शंस बना हुआ था कि पॉलिटिकल फैमिली है। तो ऐसे में आपका पढ़ाई की तरफ रुझान होना कुछ मुझे कहते हैं ना पिकुलियर कॉम्बिनेशन सा लगा। तो मतलब आपके पेरेंट्स और आपके जो चाचा हैं या जो आपकी घर का माहौल है, पॉलिटिकल माहौल, तो उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होते? मैं ये नहीं कहूँगा मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट होना चाहिए। आप अगर एक राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं तो आपका इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा होगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए समय निकालिए और इन चीज़ों में भी भाग लेना कोई गलत तथ्य नहीं है। और मेरे बारे में भी शायद एक रोचक तथ्य मैं अपने बारे में पाता हूँ कि मैंने भी कॉलेज में महाविद्यालय का चुनाव लड़ा था और किरोड़ीमल महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव भी बना था। लेकिन अध्ययन और राजनीति अलग-अलग विषय है। अगर आप राजनीति को करियर की तरह देखते हैं तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो मुझे लगता है इन दोनों का मेल कम है, तो लोगों को अलग हो जाना चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय मैं किसी भी राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था। हाँ, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन जितने भी छात्र जो भी बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, उनकी स्कूलिंग और कॉलेज का यहाँ पर अच्छा ध्यान रखा जाता है। तो परिवार में ये माहौल बना के रखा गया है कि राजनीति अपनी जगह पे रहे और बच्चे की तालीम में कोई बाधा ना आए। कि लेज़र टाइम में क्या करते हैं? जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना बेहद पसंद है और नवोदय विद्यालय में स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी काम होता है, तो आज भी हमदर्द स्टडी सर्कल में बैडमिंटन खेलना या फिर यहाँ भी घर में भी आए तो क्रिकेट खेलना। और मुझे लगता है कि मैदानों से बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चों को, और आज भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं खेलना पसंद करता हूँ। और ये खेलते रहना ही मुझे बताता है कि आपके अंदर का जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा भी आपको ओवरटेक ना करे। तो थोड़ा-सा अपने लिए फ्री टाइम निकालिए, लीजर निकालिए। ये अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल भाग-दौड़ में हम लोग भूल गए हैं कि जीवन का एक अहम हिस्सा है लीजर निकालना। तो मैं फिज़िकल एक्टिविटी करना पसंद करता हूँ और डिबेटिंग भी मेरी एक हॉबी है। अगर किसी के साथ बैठ के किसी मसले पे बात करने पे, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपने गज़ट की बात की, आप गज़ट से बहुत दूर रहे और ट्रेडिशनल बुक को आपने पढ़ा और आज भी आप पढ़ रहे हैं। अब ये बताइए, मोबाइल एडिक्शंस एक डिजीज़ की तरह कंसीडर हो रहा है हमारे सोसाइटी में। तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए? नहीं, भारत सरकार भी खुद मानती है, आप अगर अखबार पढ़ेंगे, कि मोबाइल एडिक्शन एक मानसिक तनाव का कारण बन गया है बच्चों में। क्योंकि जब आप सस्ते एन्जॉयमेंट के सोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, अगर आप मैदान से बाहर होंगे तो आप मोबाइल पर आएँगे। आप अगर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो आप मोबाइल की तरफ आएँगे। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की कमी, और आजकल हर तरफ डिजिटल दुनिया हो गया है, सोशल मीडिया का फर्जी दुनिया भी तैयार हो गया है, तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हमको कितना डिजिटली इन्वॉल्व होना है। तो पेरेंट्स की भूमिका बड़ी है इसमें। अपने बच्चों के गैजेट की टाइमिंग पर ध्यान रखें
और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल में खो गए तो करियर तो दूर होता ही होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खत्म होता है, आप आक्रामक हो जाते हैं, तनाव में जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में मोबाइल से बच्चों को दूर रखना एक बड़ा चुनौती है, और जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तो मेरी भी अपील है कि जितने भी अभिभावक हैं, कम से कम अपने बच्चों को, जो हमारी संस्कृति रही है ट्रेडिशनल तरीके से, उनको पालन पोषण करें, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा मैच्योर हो। खरिया बस्ती की सरजमीन पे आप बैठे हैं, जी। और जहाँ तक मैं आपके परिवार को जानता हूँ, तो आप थर्ड जनरेशन के हैं, क्योंकि हाली मुख्तार साहब से अगर आप लें, तो सेकंड जनरेशन में कुछ ही लोग, लेकिन अब थर्ड जनरेशन के बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं, पढ़ाई-लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसी खरिया बस्ती में ड्रग एडिक्शन एक बड़ी चुनौती है, जो चारों तरफ आपको हेयरिंग भी मिलती होगी। इसका क्या कारण है? और जो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल फैमिली है, तो क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं ये लोग? मतलब इसे रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं, या मतलब क्या होना चाहिए सोसाइटी में? कैसे दूर हो पाएगा? सच बताऊँ तो ड्रग एडिक्शन का जो मैं मसला देखता हूँ अपने समाज में, बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत बार मन भी करता है सोशल मीडिया पर लिखने का, लेकिन लिखने और बोलने से ज़्यादा जो सामाजिक लोग हैं उनका भूमिका अहम है, और हमारे भी परिवार के सदस्यों ने आसपास काफ़ी प्रयास किया है, क्योंकि जब हर चौक चौराहे पर चाय की जगह आपको ड्रग्स मिलने लगे तो आप किसी बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। और पहले था कि कोई बच्चा अगर बिगड़ता था तो दूसरे अभिभावक उनको रोकते थे, अब ये प्रचलन खत्म हो गया है, अब कोई बच्चा बिगड़ता है तो बिगड़ने देते हैं। बहुत तकलीफ का विषय है, और ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, और उसमें भी युवाओं के पास जो ड्रग हाथ में आ गया है तो वो बहुत दिक्कत में है। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, और हमारे परिवार वालों ने भी काफ़ी प्रयास व्यक्तिगत। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछा, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मासूम रज़ा साहब हैं, काफ़ी कांग्रेस में एक्टिव हैं। आपके अब्बा हैं, और वो भी आरजेडी में काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं। अगर ये लोग इनिशिएटिव लेंगे तो इसमें कमी तो आएगी। तो कुछ ऐसा ये लोग बैक टू बैक प्रोग्राम या कुछ काउंसलिंग वगैरह, क्या इनका शेड्यूल में क्या शामिल है इसको रोकने के लिए? जैसे जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सूचना में है, अपने आसपास जो प्रयास हुए थे, कुछ दुकानें जो चाय की दुकानें थी, उनके उनके यहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी, तो इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया, लेकिन जो आपको ऑप्टिमम आउटकम है वो लीगल माध्यम से ही मिलेगा। जब तक सरकारी मशीनरी नहीं चाहेगी, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का ज़हन बदलना होगा, और इंडिविजुअल एफर्ट काफ़ी मायने रखता है, लेकिन अगर वो लीगल बैकिंग के साथ हो, प्रशासन की मदद से हो, तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और जितने भी लोग मैं मानता हूँ अगर प्रभावशाली हैं, इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि नौजवान तबका हमारा ड्रग एडिक्शन में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, आर्थिक पिछड़ापन है, लोगों के पास एंजॉयमेंट के और एवेन्यूज़ मौजूद नहीं हैं। तो इस पर जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उनको काम करना चाहिए, और मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आपने इस विषय को उठाया, और हर बच्चे को, हर जो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने नौजवानों को बताएं कि किताबों की ओर लौटिए, मैदानों की ओर लौटिए। ड्रग एडिक्शन आपके और आपके परिवार और आपके गार्जियन की उम्र कम करता है, उनको तनाव में ले जाता है, और आपके परिवार की जो संरचना होती है उसे चौपट करता है। तो मेरी बस यही अपील है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर काम करें, जो जितना कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी पावरफुल, है ना? और क्योंकि हमारा जो परिवेश है यहाँ पे, राइटिंग स्किल तो होती है लोगों की, थ्योरेटिकल भी मजबूत होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन वाइज थोड़े पुअर होते हैं। तो आपने कैसे इस पे काम किया? मैं फिर से कहूँगा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसे जगह से हुई जहाँ बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता है। मेरी उन लोगों से अपील है कि वो भी प्रयास करें, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या फिर क्योरीमल महाविद्यालय हो। वहाँ पर डिबेटिंग का एक अच्छा कल्चर था, और वहाँ वाद विवाद करने का मौका मिलता था, चाहे मॉर्निंग असेंबली हो नवोदय विद्यालय में, या फिर कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हो, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता। और घर में भी मुझे लगता है कि थोड़ा बोलने की शैली लोगों की अच्छी है, चाहे वो मेरे वालिद साहब हैं या चचा जान हैं, तो इन लोगों की बोलने की शैली मुझे बहुत प्रभावित करती थी बचपन से भी, जब ये भाषण देते थे। और मुझे लगता है कि घर में भी एक माहौल बनाना होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से भी आपका जो कैरेक्टर है वो डिफाइन होता है। आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या फिर किसी भी सेक्टर में, इसी प्रोसेस में की बात करें तो इंटरव्यू होता है भाई, बहुत निर्णायक होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा दीक्षा का इस पर प्रभाव है, और पारिवारिक जो माहौल है उसका भी काफ़ी असर पड़ा है। जो हमारे परिवेश के बच्चे हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? कैसे वो काम करें? बीए के बाद क्या करना चाहिए अगर बीपीएससी और यूपीएससी की तरफ देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में आप अपना समय दीजिए। आप प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐसे मत समझिए कि आप बहुत लंबे समय से करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। लाखों लोग मेहनत करते हैं, उसमें कुछ लोग सफल होते हैं, लेकिन सफल मेहनत करने वाले ही हो रहे हैं। लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से भी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका कॉलेज टाइम बर्बाद होगा, स्कूल टाइम बर्बाद होगा। जो वहाँ की सिलेबस है, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ है, उसमें भी हिस्सा लें, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है।
और जो प्रतियोगी समय होता है 1, 2, 3, 4 साल का, जितना भी लंबा आपका चले, उस समय आपको अपने निजी जीवन शैली में थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाना होगा। चाहे आप रात में पढ़ना चाहते हैं, रात में पढ़िए। मुझे इस चीज़ से मैं खुद रात में पढ़ना पसंद करता हूँ। कोई पढ़ने की शैली नहीं होती है, बस ये है कि अगर आपको 10 घंटे देने हैं तो आपको देना चाहिए। अगर 6 घंटे भी दे सकते हैं तो दीजिए, और यही मुझे लगता है सफलता का मूल मंत्र है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 5 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। ये नहीं कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की और 4 दिन तक आप उसी अति उत्साह में हैं कि मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई कर लिया, तो अब तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी लीथल कॉम्पिटिशन है आप देखें तो। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं ये बिल्कुल बाइफरकेट करके बच्चों के लिए समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने 4 घंटा पढ़ा जी। तो फिर मुझे आउटकम कैसे इवैल्यूएट करना है कि अब मैंने ये जो पढ़ाई की मुझे आज क्या हासिल हुआ? हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि देखिए सिविल सर्विस की तैयारी ऐसी नहीं कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की, बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए आप अगर गलत दिशा में चले गए तो वो क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करेगा। लेकिन आपने 4 घंटे ऐसे पढ़ाई की जिससे आप अपना आउटकम भी मेजर कर सकते हैं। जैसे आप टेस्ट लगा लीजिए, आप पिछले साल के सवाल हल कीजिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए, आप अपने मित्रों से देखिए, अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। किसी कोचिंग संस्थान से आप टेस्ट सीरीज ले सकते मुझे ना आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। जी। जैसे मैं किताब लेके बैठा, क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो मुझे लगता है फ़ोन को आपको ऑफ कर लेना चाहिए, अगर आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, फेसबुक का नोटिफिकेशन, ये चीज़ें बहुत बाधित करती है कंसंट्रेशन को। और हमारा भी प्रयास होता है, हालांकि हम लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं, मोबाइल सबको एक तरीके से अपने चपेट में लेता है। लेकिन अगर आप 4 घंटे ही पढ़ते हैं तो मोबाइल के बिना पढ़ें। आप अपने तमाम जो डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस हमने पढ़ना शुरू किया, क्या शुरू करेंगे? पहले क्या देखना है? आप पहले पिछले साल के सवाल देख लें, आप देख लें कौन से पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा आउटकम होता है, साइंस एंड टेक है, बिहार स्पेशल के जो पोर्शन है, तो उन पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर निकाल लिया। है। जी। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर का नाम बताइए आप। हाँ, जैसे अब आप बोल सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमने पढ़ा। जी। अब हमें क्या करना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेरे पास मटेरियल है, क्या करेंगे? अगर आपके पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 20 पेज में मटेरियल है, तो आप प्रयास करें कि एक पेज में आप उसका एक तरह से सार उसका इकट्ठा कर लें, निचोड़ इकट्ठा कर लें, और जो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए उसको एक बार देख लें, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे उसकी तिथि है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। तो पढ़ाई से ज़्यादा हमको लगता है नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए हज़ारों पेजेस हैं। उनको आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनका 10%, 20% नोट्स बना लें। यानी आप कह रहे हैं कौन आइडियली ब्रीफ कर ले, ब्रीफ नोट्स हो, और उसके हिसाब से फिर मल्टीपल टाइम्स उनको करना है। जी, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, मल्टीपल टाइम्स कर लिया। जी। अब मेरा 4 घंटे निकल गए। अब 4 घंटे के बाद क्या करना है? मुझे लगता है कि आपको ब्रेक भी लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आप एग्जाम रूम एनवायरनमेंट में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का सवाल हो या सब्जेक्टिव मेंस जो होता है, वहाँ पर आपको लिखना है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो उसको लेकर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, पढ़ाई बहुत। 4 घंटे के बाद हमने ब्रेक लिया, एक ब्रेक टी ब्रेक ले ली। जी। उसके बाद फिर और उसके बाद आप सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस जी। बैक में आए हैं या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आप प्रैक्टिस की। यदि आप किसी विषय को कल के लिए टालेंगे तो वो टाला ही रह जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपने सही बोला कि बहुत वेग कंपटीशन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन पर आपको पढ़ने की जरूरत होती है। तो कोई विषय उठाएं तो उसे कंप्लीट कर लें। तो आपने वो कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली और देख लिया कि अगर कुछ कमी रह गई तो फिर से रिपीट कर लिया उसी को। ठीक है, ये आपका पहले दिन का शेड्यूल खत्म हो गया। जी। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है और इंटरव्यू के लिए भी होता है, तो तीनों को एक साथ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। नहीं, मुझे लगता है ये समग्र रणनीति होनी चाहिए आपकी। आप प्री की तैयारी करेंगे, ऐसा थोड़ी कि मेंस में आपको अलग किताब पढ़ने की जरूरत है। उसी समय जो आपने नोट्स बनाया, हाँ, उनका फॉर्मेट अलग होगा, वहाँ पर आपको तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, प्रीलिम्स पर, लेकिन मेंस पर आपको राइटिंग स्किल पर काम करना है। लेकिन ये तैयारी साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि प्री और मेंस के बीच का समय काफ़ी कम होता है, 60-70 दिन, 80 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन मिल जाए। तो अगर आपने साल भर लिखने का प्रयास नहीं किया है तो एग्जाम रूम एनवायरनमेंट में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ तनाव होता है, एग्जाम का रस होता है। एग्जाम के बाद आपको पता है लेकिन टाइम नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाए। आपको पता है कि आपने इस विषय को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यदि आपने नहीं लिखा है तो आप एग्जाम रूम में नहीं लिख पाएंगे, और चाहे वो कितना भी मैं उसी पे आ रहा था। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ा और जो आपने ऑब्जर्व किया उसको लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करें। हाँ। ठीक है,
लिख करके आपने प्रैक्टिस किया। इस तरह से आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। उसी तरह आपने दूसरे सब्जेक्ट लिए जो भी आपको सब्जेक्ट रखना है। अब ये मुझे बताइए कि क्योंकि ये बहुत वेग सिलेबस है और टाइम, क्योंकि आपने बताया कि पीटी और मेंस के दौरान बहुत कम का गैप होता है, तो उसमें शायद एक चीज हम मिस कर रहे हैं कि हमें छोटा सा एक नोट्स भी बनाना चाहिए, क्योंकि रिव्यू भी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान का तो फॉरगेटिंग माइंड होता है। जी, जी, जी। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, साथ हैंड टू हैंड हम रिव्यू के लिए एक छोटा सा नोट्स भी बनाएंगे कि जिससे हमें स्ट्राइक करे कि ये चीजें तो वहाँ, ये चीजें तो वहाँ। बिना नोट मेकिंग के आप लिख ही नहीं पाएँगे। अच्छा, आपने चाहे 100 पन्ने 10 बार पढ़ लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम रूम एनवायरनमेंट में आपको कंसाइज़ करके लिखना है उसी टॉपिक को, और जब तक आप नोट नहीं बनाएँगे तो तब तक आप पता नहीं चलेगा, समय बीत जाएगा, आधे घंटे में आप एक भी प्रश्न नहीं कर पाएँगे। तो टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आपके नोट्स बने रहेंगे। और मेरा एक तरह से कहिए सौभाग्य रहा, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जगह पर रहे जहाँ इन सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी सीनियर्स थे जिन्हें कोऑपरेट किया, उनके नोट्स अवेलेबल थे, हमने भी खुद से बनाए। तो इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन छात्रों को निश्चित रूप से नोट्स बनाना चाहिए। आप एक ही सोर्स से पढ़ें, बार-बार पढ़ें और उसका अपना नोट्स ज़रूर बनाएँ, काफ़ी मदद करता है। ठीक है। और क्या चीजें होती हैं बताइए। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर बताऊँ तो आप इसको एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की तरह ही लीजिए। एक जो मुझे लगता है कि गलत रेस में हम लोग पड़ जाते हैं, बस प्रीलिम्स की तैयारी ही पूरे साल करते रह जाते हैं, ये सही अप्रोच नहीं होता है। शुरुआत में हमने भी ये गलतियाँ की थी, लेकिन जब अच्छे संस्थानों में गए तो पता चला कि आपको मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मेधा सूची में आपका अंतिम रूप से मेंस का ही मार्क्स डिटरमाइन करेगा कि आपका रैंक क्या होगा, आपको सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अप्रोच में बदलाव की ज़रूरत है, और इसमें मुझे परिवार की भूमिका बड़ी अहम लगती है। जैसे मैं अपने परिवार के बारे में बात करूँ तो काफ़ी समर्थन रहा किसी भी ऐसे मौके पर। जैसे मैंने यूपीएससी में भी प्रयास किया, नहीं हुआ, तो उन्होंने कभी भावनात्मक समर्थन की कोई कमी नहीं होने दी। चाहे मैं अपने अब्बू के बारे में मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तो मैं इसलिए भी आपसे ये मैंने कहा कि इंटरव्यू क्या लूँ, मैं आपसे बातचीत ही कर लूँ। जी, जी, जी। तो मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि मान लिया मेरा बेटा है, तैयारी कर रहा है ना, हो सकता है क्योंकि बहुत वास्ट है सिलेबस इसका, बहुत लोगों का नहीं होता, आपने खुद ही बताया। तो अब क्या मुझे मॉरली उसको बूस्ट करना है? बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप उनको मैच्योर कीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम को अपने साइकोलॉजिकल बड़ा इशू बना लिया अपने लिए, एक ईगो का इशू बना लिया कि मैं टॉपर हूँ तो मेरा क्यों नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अवसाद में जाएँगे, और डिप्रेशन आपने बात की जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयार करने वाले बच्चों का बड़ा विषय है। माँ-बाप को चाहिए, चाहे कोई भी गार्जियन है, अपने बच्चों से हर सप्ताह 2 सप्ताह बात करें, पूछें कि आप अंदर से खुश हैं या नहीं। और मैंने बार-बार कहा और अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि सफलता का केवल प्रशासनिक सेवा एक माध्यम नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक सेवा में चयनित हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको या फिर किसी और पेशे को कम नहीं मानता हूँ। और ये चीज़ें जब अपने बच्चों में देंगे तो फिर आप फ़िल्टर आउट कर पाएँगे कि क्या उनकी रुचि है तैयारी करने की। यदि वो रुचि है तो वो निश्चित रूप से अपने लिए रास्ता तैयार कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सिचुएशन ये होगा कि उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मुझे बुरे सिचुएशन के लिए भी अपने बच्चों को तैयार करना होगा। अच्छा, आपके पापा आपके दोस्त हैं? अ, मुझे लगता है कि जो हमारी जॉइंट फैमिली में जो सिस्टम चलता है कि अपने अभिभावक से थोड़ी दूरी बनी रहती है, तो वो दूरी बनी रही, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने किसी भी मसले पर मुझे ऐसी स्थिति में नहीं डाला कि बहुत मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुआ या फिर असुविधा रही मेरे लिए। चाहे वो आर्थिक समर्थन की बात हो या फिर मेरा कोई कोर्स सिलेक्शन की बात हो कि मैं इस कॉलेज से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, तो उन्होंने सदैव साथ दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने परिवार का विशेष रूप से, चाहे वो मेरे वालिद साहब हैं, अम्मी हैं मेरी, जिन्होंने काफ़ी त्याग किया है। काफ़ी इंतज़ार होता है कि आप इतने लंबे समय तक अपने बच्चे की सफलता का इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी सब्र का बांध टूटता है, बच्चों का भी टूटता है, परिवार का भी टूटता है। तो परिवार वालों ने काफ़ी समर्थन किया, मेरे वालिद साहब, चचा जान जितने भी थे, या फिर जीजा जी हैं, बहनें हैं। मुझे लगता है कि आजकल हम अपने परिवारों को भूल रहे हैं अपने दोस्तों में। आप अगर अपने परिवारों से संपर्क में रहेंगे तो तनाव आपसे दूर रहेगा। वो लोग आपके सच्चे हितैषी हैं। अगर मेरा चयन नहीं भी होता तो मुझे पता है कि अभी अगर मेरी आँखों से आँसू आता तो यही कंधे होते जो आज हमारे आस-पास बैठे हैं। तो अपने परिवारों को नहीं भूलना होगा। इसलिए मुझे लगता है इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आपने जो हमसे बातचीत की, आपको कैसा लगा? इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, ये लगा कि काफ़ी इंटरेक्टिव माहौल है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू इंटरोगेशन हो गया। आप देखते होंगे कि लोग ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या फिर जिससे सेंसेशन पैदा किया जाए।
मुझे लगता है स्थिरता से बात करना होगा, शांत शैली में बात करना ही अच्छा होता है, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। अभी लास्ट में एक सवाल, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बोला कि ज़ियाउल कमर साहब का मैंने इंटरव्यू देखा है आपका, है ना? अभी आप बात कर रहे थे। तो आप केडीओ रिजर्वेशन, जो केडीओ का जो आंदोलन हुआ और रिजर्वेशन की लड़ाई, स्टूडेंट एक्चुअल में ये ऑल अबाउट स्टूडेंट मूवमेंट था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरी रात में भी बात हुई उनसे और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, क्योंकि ये सामाजिक प्रतिनिधित्व का विषय है और जो आरक्षण मिला उसका काफ़ी लोगों को लाभ मिला और मुझे भी किसी स्तर पर लाभ मिला ही होगा। और ये एक बड़ा प्रयास है और इस प्रयास को संगठित करने की ज़रूरत है, बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आपके पास ये अवसर है और ये संगठन काफ़ी बेहतर काम कर रही है, जागरूक करने का काम कर रही है। ये एक बड़ा काम है, लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसका मैंने उल्लेख किया। तो ऐसे लोगों को बताना होगा कि आपके लिए इन्होंने क्या किया है, तभी लोगों में एक जागरूकता आएगी और इनके लिए एक तरह से जो थैंकफुलनेस होनी चाहिए आप में कि ज़ियाउल कमर साहब के लिए कोई मैसेज है आपके पास? नहीं, मैं उनको केवल इतना संदेश देना चाहूँगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें और मेरा कह सकते हैं कि कांटेक्ट भी बना रहा, जब कॉलेज के टाइम भी रहे तो लगातार बातचीत होती रहती थी। वो हमारे एक अभिभावक के समान ही हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए केवल इतना मैसेज है कि जो काम कर रहे हैं वो करते रहें और हमारे लोगों से भी जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।